रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम जन की बात। यह कार्यक्रम उन डॉक्टरों से संवाद का है जो आज के इस कोरोना के दौर में साथ खड़े हैं और वो हर उस पीड़ित का उपचार कर रहे हैं जो कोरोना से त्रस्त है। आज हमारे साथ रेडियो स्टूडियो में जुड़ रहे हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी, जिन्होंने बच्चों के ऊपर काफी रिसर्च किया है। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोरोना का ये दौर जो चल रहा है तो तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है कि बच्चों पर इसका असर हो सकता है। तो जो बच्चों पर असर हो सकता है तो पेरेंट्स को आप ये बताइए कि क्या लक्षण है ऐसे जो पेरेंट्स समझें कि इनको कोरोना का असर हो सकता है। देखिए, जो ये तीसरी लहर है ये आ चुकी है। इसमें कम से कम 10-12 बच्चे तो अभी एडमिट हैं आज की डेट में एनसीआर जी। और इसमें जो सिम्टम आ रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को एक तो रेडनेस ऑफ द आई, आंखें लाल हो जाती हैं, इसमें जो फर्स्ट सिम्टम आता है। सेकंड, बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो हाई ग्रेड फीवर मोर देन 3 days। अच्छा, यदि फीवर कोई भी 3 दिन से ज्यादा हाई ग्रेड चल रहा है और रेडनेस ऑफ द आंखें लाल हो गई हैं और बॉडी में कोई रैशेज आ गए हैं, पेट में हल्का दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, इस तरह से ये प्रेडिक्ट करता है। अच्छा। तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें हमको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराने होते हैं, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स काफी बढ़ जाते हैं। अच्छा। और ये पोस्ट कोविड हो रहा है। पोस्ट कोविड है तो इसमें RT-PCR नेगेटिव आएगा। अच्छा। और इसमें जो आएगा वो एंटीबॉडी टेस्ट जो होगा, जो कोविड एंटीबॉडी होती है वो पॉजिटिव आएंगी। अच्छा। उसी से इसको डायग्नोज कर सकते हैं। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट हमेशा इसमें पॉजिटिव आएंगी और जो मार्कर्स हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वो बढ़ जाएंगे। तब उसको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, खास तौर पर बच्चों की 2-3 कैटेगरी हैं। एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और मुश्किल से साल भर का है, उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे जो साल भर से लेके 5 साल तक के हैं, फिर 5 साल से लेके 10 साल तक के हैं। तो उनके बीच में जो खास अंतर होता है वो किस तरह का अंतर हो सकता है? इसमें सभी को हो रहा है। इसमें कोई वो नहीं। इसमें जिस पेरेंट्स को यूजुअली कोविड हो चुका है उनसे ट्रांसमिट हो जाता है एज ए कैरियर। अच्छा। बच्चों को। अच्छा। बच्चे सिम्टोमेटिक रहते हैं। बच्चों में कोई फीवर नहीं आता शुरू में उस टाइम पर। उसके 1-1.5 महीने बाद बच्चों को सिम्टम आ रहे हैं जो पॉजिटिव आता है। कोविड टेस्ट जो एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है वो 1 से 1.5 महीने में होता है। किसी भी एज ग्रुप पर हो सकता है। मैं 2 साल का बच्चा भी देखा है और 8 साल का बच्चा भी देखा है। हर तरह के ग्रुप में किसी में भी ये हो सकता है। अच्छा, तो उनको पेरेंट्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस दौरान जब उनको लगता है कि अब हम ठीक हो चुके हैं और बच्चे में तो अभी तक कोई ऐसे लक्षण नहीं है, तो बच्चे में अगर जैसे ही लगता है कुछ भी की होने वाला है तो उस समय पेरेंट्स को खास तौर पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस दौरान? पेरेंट्स को यदि अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे, मैं जो आपको सिम्टम बताएं कि रेडनेस होता है या कोई भी फीवर, हाई ग्रेड फीवर मोर देन 3 days, तो उसमें टाइम वेस्ट न करने के अलावा आपको तुरंत मार्कर टेस्ट कराइए, तुरंत सीनियर डॉक्टर को दिखाइए, पीडियाट्रिशियन को। और उस अननेसेसरी उसको टाइम वेस्ट मत कीजिए कि 2 दिन RMP का दवाई ले रहे हैं। घर पे जैसे बुखार होता है तो लोग 3-4 दिन वेस्ट कर देते हैं। वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। शुरू में इसका ट्रीटमेंट होता है तो रिजल्ट अच्छा। अच्छा, प्राइमरी तौर पे जब आप लोग डॉक्टर को देखते हैं एक डॉक्टर के रूप में, तो किस तरह की दवाई मतलब पेरेंट्स को सलाह देंगे कि भाई शुरुआती दौर में अगर बुखार है तो इस तरह की दवाई दे सकते हैं? एक सलाह के रूप में क्या आप कहेंगे? हाँ, यदि इसमें बुखार है तो जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जी। फीवर है तो फीवर की दवाई, खांसी है तो खांसी की दवाई, कोल्ड है तो कोल्ड की दवाई दी जाती है। और यदि मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं जी, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होता है CBC, CRP, फेरेटिन, LDH, डी डाइमर, ये जितने भी सब मार्कर्स होते हैं ये बढ़े हुए होते हैं। उसमें उसको एंटीबायोटिक्स तथा स्टेरॉइड दिए जाते हैं। स्टेरॉइड से ही ये रेस्पॉन्ड करता है। और इसमें IVIG और प्लस मिथाइलप्रेडनिसोल। यदि कोई भी सीरियस होता है तो फिर एडमिट करके डॉक्टर की सलाह पर ये चीजें दी जाती है, उससे बच्चा रेस्पॉन्ड करता है। शुरू में लापरवाही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। एक चीज और बताइए कि जैसे अब ये भी कहा गया कि भाई अगर बच्चों के हिसाब से हमारे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो होने चाहिए, उसके लिए क्या, क्योंकि आप तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहे हैं तो आपको ज्यादा जानकारी है कि बच्चों के लिहाज से बाकी सरकारों को क्या ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि बच्चों के ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, जैसा कि अभी पिछले दिनों अप्रैल मई में देखा गया था? हाँ, इसमें हमारे PICU की जरूरत है जी।
हमने नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई है काफी जी, यहाँ पर सीओ है, तो हमने उनको यही सलाह दी है कि काफी ज्यादा वेंटिलेटर्स वगैरह बच्चों के लिए और पीआईसीयू हर अस्पताल में खोलनी चाहिए, कम से कम 5 और 10 बेड की। हर बच्चा जरूरी नहीं कि वेंटिलेटर पे जाए या बच्चा वो, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में कंपलसरी करना चाहिए कि 5 बेड या 10 बेड बच्चों के लिए कराने चाहिए हमको। हमने उनको ये सलाह दी कि और एम्बुलेंस फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सारी गाँव में जाके बच्चों का चेकअप करना चाहिए कि बच्चे को, क्योंकि बच्चों को लोग इग्नोर कर देते हैं, बुखार चलता रहता है, बच्चे 3-4 दिन वही आरएमपी की दवाई लेते रहते हैं। ये नहीं, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट सबका कराना चाहिए जिस बच्चे को मोर देन 3 डेज फीवर चल रहा है, तो उसी से उसको डायग्नोस होता है। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने पहले कोविड का एक वो बनाया था, सेंटर बनाया था जिसमें लोग इन्फॉर्मेशन देते थे और वहां से फिर सूचना जो स्वास्थ्य विभाग के जरिए लोगों तक पहुंचती थी और उनको सहायता मिलती थी कि हाँ फला हॉस्पिटल में बेड खाली है, तो क्या बच्चों के लिहाज से भी इस तरह की कोविड हेल्प डेस्क की जरूरत है? बिल्कुल, हमने सजेशन दिया है कि आपको एक कोविड कंट्रोल रूम बनाइए, उसमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल है, कौन कौन मेडिसिन है और कहाँ पर कितना इलाज हो रहा है। और इसके लिए मेडिसिन की भी शॉर्टेज हो गई। IVIG एक मेडिसिन होती है जो कॉस्टली इंजेक्शन आता है, अच्छा, वो अवेलेबल नहीं है आज के डेट। अच्छा, अभी से शॉर्टेज चल रही है उसकी। तो करीब 8,000 से लेकर 16,000 का पर इंजेक्शन आता है और एक बच्चे को 10 इंजेक्शन करीब लगते हैं। ट्रीटमेंट भी कॉस्टली है, तो हमने उनके लिए भी सलाह दी है कि ये इंजेक्शन भी अवेलेबल कराए जाएं और मिथाइल प्रेडनिसोन भी इंजेक्शन अवेलेबल रखे जाएं स्टॉक में, फिर ये ना होने की इंजेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से कोविड के शुरुआती दौर के लिए प्रेस्क्रिप्शन तय की गई थी, चाहे वो एम्स से या ICMR से तय हुई थी, बच्चों के लिए भी कोई प्रेस्क्रिप्शन तय की गई है अभी या अभी होना बाकी है? ऑल इंडिया की गाइडलाइंस आ गई है सब। अच्छा, प्रेस्क्रिप्शन आ गया कि माइल्ड केसेस में करना है, मॉडरेट में करना है, सीवियर में करना है, सब गाइडलाइन पूरी आ चुकी है और हम व्हाट्सएप पे हमने डाली है कई लोगों को, पूरी गाइडलाइन आ चुकी है जी। अच्छा, 2 बातें हैं, एक को जैसे हो चुका बच्चों को, पेरेंट्स को भी हो चुका, बच्चों को भी हो चुका, उसके बाद वो पोस्ट कोविड के रूप में क्या एहतियात बरतें खान पान में, रहन सहन में, ताकि जल्दी से जल्दी उनका इम्प्रूवमेंट हो जाए और जो बच्चा है वो भी स्वस्थ हो जाए? बच्चों को जो हो रहा है वो पोस्ट कोविड हो रहा है। अच्छा, बच्चों को नहीं है वो वाला। आपको जो कोशिश कर रहा कि ये 1 महीने बाद जब एंटीबॉडी बन जाती है तो वो उसके जो बॉडी है उससे वो रिएक्ट कर रही है। तो जो इसका है मल्टीपल इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम हो रहा है बच्चों को, मल्टीपल इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS बोलते हैं इसको। तो ये हो रहा है बच्चों को, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ये स्टेज में नहीं हो रहा है। आपको RT-PCR कराएंगे तो आपका नेगेटिव आएगा। आपको पोस्ट कोविड एंटीबॉडी जो है जो बच्चों को रिएक्शन कर रही है, एंटीबॉडी बनने के बाद उनके बॉडी रिएक्शन होती है, तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से रिएक्शन की वजह से उसमें किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाता है, इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इसमें सब सीजर्स आ सकते हैं, बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें हो रही है जिससे बॉडी उसके जो एंटीबॉडी बनी है उसके अगेंस्ट काम कर रही है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये पता ही नहीं चल पाता कि किसको क्या है। तो क्या ऐसा भी है क्या डॉक्टर साहब, जिसको मान लिया पेरेंट्स को कोविड हो चुका है और उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद जब बच्चे को हो रहा है, तो वो क्या उनकी खान पान का भी असर हो सकता है या खाली एंटीबॉडी से ही उसका लिंक है इससे? फर्क पड़ता है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे को एक तो डाइट कंट्रोल, ये जितने भी जंक फूड है ये नहीं देने चाहिए, हेल्दी फूड बच्चे को देना चाहिए जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहे। और दूसरा, बच्चे को थोड़ा, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे आजकल, बच्चे को कर रहे हैं, घर पर मोबाइल और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए भी हमें करना चाहिए कि बच्चे सुबह 1-2 घंटे कहीं घूमे, व्यायाम करें घर पे ही, और डाइट अच्छी लें जिससे कि बीमारी को रोका जा सके। अच्छा, बड़ों की अपेक्षा बच्चे पानी कम पीते हैं, तो पानी पीना और गर्म पानी पीना, इन दोनों में क्या आप एडवाइस करेंगे? ये पानी तो गर्म पानी जितना पिया जाए उतना अच्छा होता है इसमें, और जितना ज्यादा पानी पिया जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बीमारी बढ़ती है। अच्छा। डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बॉडी। डॉक्टर साहब, आपने रेडियो नोएडा लोक मंच को जन की बात में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी आप सुन रहे थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर VK गुप्ता जी को, जो बता रहे थे कि तीसरी लहर बच्चों की आ चुकी है और NCR में 15-20 बच्चे कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो बताई वो ये कि जिनकी पेरेंट्स को कोविड हो चुका है उसके 1-1.5 महीने बाद यह बच्चों में जा रहा है। ये खतरनाक स्थिति है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्राइमरी तौर पर लोग लापरवाही ना बरतें। जैसे ही जो लक्षण उन्होंने बताए हैं वो लक्षण अगर लगता है आपको, तो जो टेस्ट है वो कराएं
ताकि बच्चों का समय पर इलाज हो सके। कोरोना को लेकर आज इतनी बात, बाकी अन्य विशेषज्ञों को आपके साथ लाते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।